गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे यह मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है जिसे आप जानते हैं मुगल साम्राज्य। और ये मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की दूसरे शासक हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। अब पिछली क्लासों में जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इसके पहले यदि उन्हें थोड़ी इतिहास में समझ है तो वो मुगल साम्राज्य का पहला लेक्चर देखेंगे बाबर और उसके बाद से हुमायूं को देखेंगे तो उनके लिए भी ये सरल होगा। यदि बिल्कुल जो न्यू स्टूडेंट है जिसके लिए हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि बिल्कुल शुरू करेंगे जहाँ से देखना सबसे पहले वो दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल। इसमें कुल लगभग 18 क्लासें मैंने ली है और ये सभी वीडियो उस पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये भी डिटेल्स कर दिया है जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सुविधाजनक कि क्लास 1 कौन सा वीडियो है, क्लास 2 में क्या देखें, क्लास 3 क्रम से क्लास को देखेंगे तो आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। तो इसके बाद से अगली कहानी शुरू होगी 1526 से लेकर 1558 ईस्वी तक। ये है मुगल साम्राज्य। तो मध्यकाल में मुख्य रूप से दो वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया है। एक को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं जिसमें कई वंशों ने राज्य किया। जैसे हमने देखा था 5 वंशों ने राज्य किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक राज्य करते हैं। 1526 ईस्वी में लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर देगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। अब इस मुगल साम्राज्य की पहली क्लास जो है ये बाबर से संबंधित थी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाबर वाली क्लास का लिंक दे दूंगा। पहले आप बाबर को देखें, मुगल वंश की शुरुआत बाबर से करें, उसके बाद हुमायूं को देखेंगे तो समझ में आएगा। और इस लेक्चर में मैंने प्रयास किया है कि जो भी आज कल एग्जाम हो रहे हैं जैसे यूजीसी नेट और पीसीएस मेंस प्रीलिम्स, उन सभी एग्जामों के सिलेबस और प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास को तैयार किया है। और इसमें मैंने प्रयास किया है कि उन टॉपिकों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाए या आपका ध्यान जो है केंद्रित कराया जाए जिससे ज़्यादातर एग्जाम प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास बनाई है। आपको ये भी इस क्लास में जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगी कि इतिहास कोई याद करने की चीज़ नहीं है, डेट और केवल नाम याद करने की चीज़ नहीं है और इसमें केवल याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यदि क्रम वाइज आप इसको पढ़ते हैं बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से तो आपको इतिहास बिल्कुल सरल लगने लगेगा सभी विषयों की अपेक्षा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इतिहास ऐसे लगता है कि ये केवल डेट और नामों का जो है एक खजाना है और इसे याद करना काफ़ी मुश्किल होने लगता है और यह सब्जेक्ट जो है इस पढ़ते वक्त आदमी बोर होने लगता है। तो बिल्कुल नहीं, इसमें आपके इंटरेस्ट जग जाएंगे और आप स्वयं इसे समझने के एबल हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। ऐसे मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया है। चले आते हैं अब हम हुमायूं के विषय में देखते हैं। हुमायूं जो है यह देखें ये मुगल साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1857 आप बिल्कुल जान रहे हैं। और 1526 से 1857 ईस्वी तक भारत पर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य ने राज्य किया। और इस मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में जो आपने देखा कई सारे अलग अलग वंशों ने राज्य किया, लेकिन नहीं, मुगल साम्राज्य में जो भी शासक बनेंगे बादशाह, जिन्हें बादशाह कहते हैं, तो ये बादशाह एक ही कुल परिवार के होंगे। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक या मुगल वंश का संस्थापक बाबर था जिसने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की सत्ता को समाप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की मुगल वंश की शुरुआत करता है। और बाबर 1530 तक जो है भारत का बादशाह रहता है, मात्र 4 वर्षों तक भारत में राज्य करता है। और 1530 ईस्वी में एक बीमारी से ग्रसित होने के कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। क्लियर हुआ?
बाबर का पुत्र है हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक राज्य करता है। पुनः इसे शेर शाह, जिसे शेर खां के नाम की उपाधि प्राप्त है, तो शेर शाह 1540 ईस्वी में इसे भारत से बाहर खदेड़ देगा और भारत पर सूर वंश का राज्य हो जाएगा। दिल्ली और आगरे पर सूर सत्ता काबिज हो जाएगी। 15 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की कहानी भारत से समाप्त कर देगा शेर शाह सूर। तो आप देखिए, शेर शाह ने 1540 ईस्वी में इसे भागने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के माध्यम से पुनः यह सिकंदर सूर को परास्त करके, जो सूर शासक है सिकंदर सूर को परास्त करके भारत के पर अधिकार कर लेता है, यानी दिल्ली और आगरे की गद्दी यह प्राप्त करता है। और 1555 से लेकर 56 तक का पीरियड, 1 साल का पीरियड, यह पुनः भारत का बादशाह बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इस पीरियड में ही 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपने देखा कि हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक एक फेज में राज्य करता है और दूसरे फेज में 15 साल की गैपिंग के बाद पुनः 1 साल 1555 से 56 राज्य करता है। तो भारत पर हुमायूं के राज्य का क्रम आप लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हुमायूं जो है यह बाबर का पुत्र है। आप जान गए हैं कि हुमायूं बाबर का पुत्र है और बाबर की 4 संतानें हैं। बाबर की कुल 4 संतानें हैं। इन 4 संतानों में से एक जो है हुमायूं है। बाबर की जब मृत्यु हो रही थी तो बाबर ने हुमायूं से कहा कि पुत्र, तुम अपने इस हमारे साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट देना। बाबर को जो है 4 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसका नाम गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम ये काफी महत्वपूर्ण है। गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी है हुमायूंनामा। अकबर के दौर में अकबर के द्वारा प्रोत्साहित करने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं और बाबर का इतिहास लिखा है इस हुमायूंनामा में। तो हुमायूंनामा का लेखक कौन? गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम कौन है? तो यह बाबर की पुत्री है और हुमायूं की बहन है। तो बाबर के जो है 4 पुत्र हैं। एक का नाम कमरान है, दूसरे का नाम अस्करी है, तीसरे का हिंदाल और चौथे का नाम आप जान ही रहे हैं हुमायूं है। बाबर ने मृत्यु के समय अपने पुत्र हुमायूं से कहा कि पुत्र, हमारे साम्राज्य का बंटवारा जो है अपने भाइयों में कर देना और चारों भाई बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करना और सभी स्वतंत्र होकर जीवन यापन करना। ऐसी कहने पर बाबर की काफी आज्ञाकारी पुत्र है हुमायूं और अपने पिता की इच्छा को पूरी करता है। अपने भाई कमरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र सौंप देता है। भाई कमरान को काबुल और कंधार देता है। अस्करी को संभल का प्रदेश दे देता है। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का प्रदेश देता है और स्वयं दिल्ली और आगरे का प्रदेश लेता है। क्लियर हुआ? बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य को 4 हिस्सों में जो है बांट दिया। दिल्ली और आगरा का हिस्सा हुमायूं अपने पास रखता है और कमरान को काबुल और कंधार का प्रदेश देता है। क से कमरान, क से काबुल और क से कंधार। काबुल और कंधार को किसको देता है? कमरान को देता है। हो गया। अस्करी को देता है संभल का प्रदेश, अस्करी को देता है। हिंदाल को अलवर का प्रदेश, अलवर जो है राजस्थान में है, तो अलवर और मेवाड़ का प्रदेश जागीर ये है हिंदाल को दे देता है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से उपाधि क्या लेता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से दिसंबर महीने में गद्दी पर बैठता है। 1530 दिसंबर के महीने में यह गद्दी पर बैठता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब इसकी आयु उस समय 23 वर्ष की है। मात्र 23 वर्ष का व्यक्ति बालक है, युवा है यह, और दिल्ली का बादशाह बनता है। याद ही होगा, मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इसके पिता बाबर ने जो है समरकंद से, परगना से राज्य की शुरुआत किया था और धीरे धीरे वह 1526 आते आते भारत के प्रदेश को विजित कर लिया है। अब देखें कि मात्र 4 साल तक बाबर जो है भारत का बादशाह रहता है। बाबर के विषय में जानकारी का स्रोत
तुजुक ए बाबरी है, तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक है। इसका लेखक स्वयं बाबर है। कौन है? इसका लेखक बाबर है। यह तुर्की भाषा की पुस्तक है। यह तुर्की में पुस्तक लिखा है और शैली जो है मुंबईया शैली में इस पुस्तक की रचना इसने की है। मुंबईया शैली में तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा है और बाबर की आत्मकथा इसमें वर्णित है। किस तरह से वह भारत प्रदेश को जीतता है, भारत में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ता है। तो हम देखते हैं कि जैसे वो 1526 में पहले इब्राहिम पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता और इसी युद्ध के साथ भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जब बाबर भारत में एक नए वंश की स्थापना, एक नए साम्राज्य की स्थापना करता तो इसके सामने काफी जो है संकट है। इसके सामने साम्राज्य विस्तार करना, एक प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप करना, एक साम्राज्य के लिए एक आय की व्यवस्था डेवलप करना, बहुत सारे समस्याएं हैं। लेकिन बाबर जैसे भारत में आता है तो भारत की जो अलग अलग शक्तियां हैं इसे भारत से पुनः खदेड़ देना चाहती हैं। याद होगा कि जो है पंजाब का शासक दौलत खां लोधी और इसका चाचा आलम शाह और राजपूताना का शासक राणा संगा इसे निमंत्रित करते हैं भारत आने के लिए। लेकिन जैसे इन लोगों का मानना था, सोचना था कि भारत में बाबर आएगा, इब्राहिम को परास्त करेगा, कुछ धन लूटेगा और पुनः यह काबुल और कंधार की तरफ अपना रुख करेगा, काबुल चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर भारत में आने के बाद भारत का ही होकर रह जाता है। अब इन लोगों को यह बातें खटकने लगती है कि हम लोगों ने तो बाबर को इसलिए बुलाया था कि बाबर यहाँ से कुछ धन लूट कर लेकर चला जाए और दिल्ली पर हम लोगों का अधिकार हो जाए। ऐसी स्थिति जब नहीं होती है तो इसका विरोध सबसे पहले राणा संगा करते हैं। राणा संगा के साथ बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है। कब? याद ही होगा, पिछली क्लासों में हमने बताया 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में बाबर पहले राणा संगा से परास्त होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाबर ने यहाँ दो काम किए। जिहाद का नारा दिया है सबसे पहले बाबर ने इस युद्ध में और गाजी की उपाधि धारण की है। इसके बाद से पुनः बाबर 28 ईस्वी में जो है चंदेरी का युद्ध लड़ता है और 29 ईस्वी में जो है घाघरा का युद्ध लड़ता है। इस तरह से बाबर लगातार भारत में युद्धों में उलझा रहा और उलझती हुई अवस्था, युद्ध की ही अवस्था में अंततोगत्वा इसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में तो नहीं होती है। एक भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के कारण, गुलबदन बेगम ने इसकी चर्चा की है कि बीमारी से ग्रसित होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। इसकी मृत्यु के बाद अब यह अस्त व्यस्त एक समाज छोड़ रखा है, एक साम्राज्य छोड़ रखा है और इस साम्राज्य के कांटों भरा ताज हुमायूं को प्राप्त होता है। हुमायूं बाबर इतना योग्य नहीं है, योद्धा नहीं है, सेनानायक उस तरह से नहीं है। यह जो है बाबर द्वारा इस स्थापित साम्राज्य को सुदृढ़ करने में ही उलझ कर रह जाता है। अब क्या है कि हुमायूं सबसे पहले जब गद्दी पर बैठता है तो पिता द्वारा जो दुश्मन दिए गए थे इसे उपहार में, उनसे सामना होता है और सबसे पहले 1531 ईस्वी में यह प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ एक अभियान चलाता है। यह प्रताप रुद्रदेव कलिंजर के शासक हैं। यह कलिंजर प्रदेश उत्तर प्रदेश में है और इस कलिंजर पर आक्रमण करता है और हुमायूं का यह आक्रमण अनिर्णायक रहता है। तो पहला आक्रमण 1531 ईस्वी में हुमायूं ने किया है, कालिंजर दुर्ग पर किया है, किले पर किया है। इसके बाद से 1532 ईस्वी में देवराय का युद्ध लड़ता है और यह भी युद्ध हुमायूं का एक तरह से अनिर्णायक रहता है। 1532 ईस्वी में ही वह चुनार का घेरा डालता है, लेकिन प्राकृतिक जो है प्रकृति उसका साथ नहीं देती है। मौसमी घटनाओं के फलस्वरूप उसका यह घेरा भी असफल रहता, अनिर्णायक रहता है। वह पुनः लौटकर दिल्ली आ जाता है। 1539 ईस्वी में वह चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा बिहार में है, करबनासा नदी के
तट पर है। चौसा बिहार के बक्सर जिले में है और यहाँ पर एक नदी बहती है, कर्मनाशा नदी के तट पर है। शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। 1539 ईस्वी में पहली बार शेरशाह ने चौसा के मैदान में, चौसा बक्सर में है, बिहार के बक्सर में है, हुमायूं ने को शेरशाह ने परास्त कर दिया। मजबूरन पराजित होकर अपनी जान बचाकर हुमायूं को भागना पड़ा। भागते वक्त शाम का समय हो गया था और गंगा नदी को हुमायूं पार करना चाह रहा है, लेकिन नई से नाव चलाना आता है और मौसम बारिश का है, जिससे गंगा का आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। कोई मलाह नहीं दिखता, तो यह स्वयं नाव को खोलता है और उस पार जाने का प्रयास करता है। तब तक इसकी नाव गंगा में डूबने लगती है। उस अवस्था में एक भिस्ती जिसका नाम निजाम है, एक भिस्ती का मतलब होता है मलाह, एक निजाम जिसका नाम निजाम है, वह देखता है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे बचाने के लिए वह जाता है और हुमायूं को जिंदा वह बाहर निकाल लेता है। निकलने के बाद हुमायूं कहता है कि भिस्ती तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? भिस्ती कहता है कि मेरे पास सब कुछ है और तुमने जो ये मूर्खता भरा कार्य किया था कि इस मौसम में, अंधेरी रात में, और नाव चलाना नहीं आता और नाव को तुमने खोल दिया था, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। जाओ, तुमसे क्या मांगे? अब हुमायूं फिर कहता है कि देखो, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं भारत का बादशाह हुमायूं हूं, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो कहता है भिस्ती कि देखो, मेरे पास तो सब कुछ है, यदि तुम देना चाहते हो तो एक दिन के लिए मुझे बादशाह बना दो और मैं देखना चाहता हूं कि बादशाह की गद्दी पर बैठने में कैसा लगता है। हुमायूं कहता है कि अभी तो हमारे पास स्वयं ही मेरा साम्राज्य नहीं है, मेरी गद्दी नहीं है, लेकिन भिस्ती, जब भी मैं भारत का सम्राट बनूंगा, बादशाह बनूंगा, तो एक बार तुम्हें यह गद्दी पर बैठने का मौका जरूर प्राप्त होगा। यही स्थिति होती है। अब आगे देखिए, आगे की कहानी क्या होती है। अब इसमें क्या हुआ कि जब पुनः सरहिंद के युद्ध में इसकी विजय हो जाती है और विजय होने के बाद यह हुमायूं भारत का बादशाह बनता है, उस समय निजाम को, यानी इस भिस्ती को बुलाता है और एक दिन का बादशाह इसे बनाता है। भिस्ती सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं कि जिससे मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाए। सोचता है कि एक सिक्का जारी करता हूं। फिर सोचता है कि मैं सिक्का किस धातु का जारी करूं। उसके दिमाग में आता है कि काठ का बनाऊं। कहा कि लकड़ियां इतने कहां से आएंगी। पुनः इसके दिमाग में आया कि मेरी नाव में चमड़े का भी प्रयोग होता है और मैं एक चमड़े का सिक्का जारी करता हूं। तो भिस्ती ने हुमायूं के काल में ही जब बादशाह बनता है तो एक दिन में वह भारत में चमड़े की सिक्का लागू करता है। तो चमड़े का सिक्का, यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वह कौन सा बादशाह था जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे, किस काल में? तो ये भिस्ती है, निजाम है इसका नाम, और यह एक दिन के लिए बादशाह बना है। हुमायूं ने इसे बादशाह बनाया है। तो ये बाकी कहानी आप समझ गए होंगे। इसके बाद से अब चौसे का युद्ध तो हार गया हुमायूं, लेकिन पूरी तरह से हुमायूं को उसके राज्य से बेदखल नहीं कर पाया है शेरशाह पुनः एक युद्ध लड़ता है इसके साथ, बेलग्राम का युद्ध, जिसे या बेलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पूरी तरह से हुमायूं को शेरशाह परास्त कर देता है और उसे गद्दी से भारतीय साम्राज्य, उसके साम्राज्य से उसे बेदखल कर देता है और उसे भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर कर देता है। क्लियर हुआ? पूरी तरह से दिल्ली और आगरे पर 1540 में बेलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह भारत का बादशाह बन जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद से 1541 ईस्वी में, अब देखें कि कितना जो है साहसी व्यक्ति है यह हुमायूं। 1541 ईस्वी में यह जो है भटकते हुए अवस्था में किससे विवाह करता है? हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। इसके पास कोई साम्राज्य नहीं है। 1541 ईस्वी में रिफ्यूजी का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसको खुद रहने के लिए छत नहीं है। उस अवस्था में 1541 ईस्वी में इसने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और इस निर्वासन के समय हुमायूं ने यह विवाह किया है मीर बाबा
ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मीर बाबा की पुत्री है हमीदा। हमीदा से इसने विवाह किया और इसी हमीदा से अकबर जैसा महान भारत का शासक जो है जन्म, इसी हमीदा के गर्भ से जन्म लेता है अकबर, जो हुमायूं का पुत्र है और हुमायूं का पुत्र और हमीदा का पुत्र है। अब देखें कि विवाह करने के बाद जब हमीदा गर्भवती हो जाती है, उसके बाद यह राणा विरसाल के घर, किसके घर इसको छोड़ देता है? राणा विरसाल के घर छोड़कर हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है। भारत से बाहर वह चला गया ईरान में जाकर शाह तहमास, ये प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत से बाहर जाने के बाद हुमायूं ने किसके यहां शरण ली थी? तो शाह तहमास के यहां, ईरान के शासक हैं शाह तहमास के यहां जाकर यह शरण लेता है और पुनः इसकी मन में इच्छा यह बार बार जागृत होती है कि कैसे मैं भारत को जीत लूं, और भारत को जीतने का प्रयास, अपने खोए हुए साम्राज्य को जीतने का प्रयास यह लगातार कर रहा है। इसी समय हुमायूं को 1555 ईस्वी में सफलता मिलती है। हुमायूं सिकंदर सूर को परास्त कर देता है सरहिंद के युद्ध में। सूर वंश के शासक सिकंदर सूर को यह परास्त कर देता है। कब, कहां करता है यह परास्त? तो यह सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को परास्त कर दिया और भारत पर पुनः मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित कर दी। आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने में बैरम खां एक व्यक्ति है, बैरम खां, जो इसका काफी प्रिय और सहयोगी व्यक्ति है। तो बैरम खां की सहायता से यह आगरा और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है। अब देखें 1556 की घटना है ये। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं ने नई दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण कराया है और इस भवन में शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय बनाया है। ये जो आप जाएंगे आज प्रगति मैदान के पास जो पुराना किला है, जिसे हम पुराना किला के नाम से जानते हैं, यही दीन पनाह भवन है। इसका निर्माण हुमायूं ने कराया था और इसी भवन में एक पुस्तकालय बनाया था जिसे शेर मंडल के नाम से जानते थे। शेर मंडल इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसी से के सीढ़ियों से गिरकर यह लुढ़कते हुए नीचे आ गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं गिरते लुढ़कते जीवन से मुक्त हो गया। यानी कहते हैं कि पूरे जीवन भर यह गिरता लुढ़कता रहा, अंतत्व गत्वा यह अपने जीवन से मुक्ति भी गिरते लुढ़कती अवस्था में ही प्राप्त करता है। अब देखिए हुमायूं ज्योतिषी में काफी, इंडियन ज्योतिष में काफी विश्वास रखता है और यह 7 दिन ज्योतिष के अनुसार 7 दिन, किस दिन? रविवार को लाल वस्त्र, मंगलवार को लाल वस्त्र, बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र, शुक्रवार को उजला वस्त्र, अलग अलग दिनों पर यह ज्योतिष के नियमानुसार वस्त्र पहनने वाला शासक है। अब देखिए इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा ये है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा अपने इतिहास में एक वास्तुकला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में पहली बार व्हाइट संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इसे पूर्व जो पहले का ताज भी कहते हैं। तो हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहले व्हाइट संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो आपने देखा कि मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं कैसे हुमायूं से कुछ दिनों के लिए भारत का साम्राज्य उसके हाथों से निकल जाता है, पुनः इस पर अधिकार करता है और 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक यह कभी भारत का सम्राट रहता, कभी नहीं रहता। इस अवस्था से गुजरते हुए 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगली क्लास में हम इसको क्रम को जारी रखते हुए ही सूरवंश का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे और पुनः शेरशाह सूर का इतिहास पढ़ने के बाद हम पुनः मुगल साम्राज्य को कंटिन्यू करेंगे और मुगल वंश के तीसरे शासक जो है अकबर के विषय में पढ़ेंगे। पर अकबर और हुमायूं
के बीच एक आने वाले एक शासक शेरशाह सूरी को पढ़ने के बाद। दरअसल थैंक यू, धन्यवाद।